मैं डॉक्टर शिव नारायण प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांति कुंज, हरिद्वार। मैं आपके समक्ष आज हारमोनियम बजाकर गाने का अभ्यास कैसे करें कम से कम समय में। आप संगीत गाते हैं, गीत गाना चाहते हैं, लेकिन गीत के साथ कभी कभी मन होता है कि हारमोनियम के साथ हम गाएं, हारमोनियम को बजाएं। तो कम से कम समय में आप हारमोनियम का अभ्यास किस प्रकार करेंगे, इस क्रम में स्वरों का अभ्यास कैसे होगा। हारमोनियम अगर आपके पास है तो हारमोनियम के जो इसके अंग हैं उसका नाम क्या है, उसका कार्य क्या है, इसकी सावधानियाँ क्या है। इसी क्रम में अगर आपके पास स्वरलिपि है तो स्वरलिपि के सहारे आप हारमोनियम कैसे बजा सकते हैं, कैसे गायन कर सकते हैं। अलंकार है तो अलंकार का अभ्यास किस प्रकार करेंगे, कौन से अलंकार का प्रयोग करना है, किस तरीके से करना है। तो इसी क्रम में आज आपकी कक्षा के रूप में ये शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आप ध्यान से इसको सुनेंगे, समझेंगे। सबसे पहले संगीत क्या है। तो संगीत तो आप जानते हैं कि संगीत गायन, वादन एवं नृत्य अर्थात भाव, इन तीनों कलाओं के सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। नहीं तो अगर एकल केवल गायन करेंगे तो गीत हो जाएगा, गीत का गायन कर रहे हैं। वादन करेंगे तो एकल वादन हो जाएगा। और भाव तो आप समझ ही रहे हैं, फीलिंग है और अभिव्यक्ति है। तो जब तीनों मिल जाती है तो संगीत का रूप हो जाता है। तो गायन के अधीन वादन, वादन के अधीन नृत्य अर्थात भाव। तो इसी सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। संगीत बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है संगीत। अब देखिए, इस संगीत का जो नाम ही दिया गया है संगीत। अब देखें इसमें संगी, इसमें तो को अगर हम हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, संगी। संगी अर्थात फ्रेंड, दोस्त, साथी। तो सबसे अच्छा साथी जीवन का संगीत है, संगी। अब संगी, अब इसमें से ग को हटा दें आप तो क्या हो जाएगा, संत। संत हो जाएगा। पहला हमने हटाया था गी को तो क्या हो गया, संगी। संत, जितने भी संत महात्मा हैं वो अपनी बातों को रखने के लिए गीत संगीत का प्रयोग किया है। अब देखिए रामायण को देखिए। रामायण में अगर तुलसीदास जी अच्छी बातों को कहना चाह रहे थे, समाज को कुछ देना चाह रहे थे, संस्कृति की बात को कुछ कहना चाह रहे थे, तो उन्होंने पद्य में उसकी रचना की, दोहे के रूप में रचना की, चौपाई के रूप में, और उसे संगीत में ढाला गया। उसी तरह से कबीर की वाणी देखिए। परम पूज्य गुरुदेव हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो विचार क्रांति अभियान में विचारों को बदलने की बात करी है, उसमें भी आप देखिए प्रज्ञा युक्त संगीत है। तो संत महात्मा जितने भी हैं उन्होंने संगीत का सहारा लिया। संगीत का सहारा, संगीत जो मन को ही नहीं छूता है, हृदय को छूता है। अगर कोई बात कहनी है, अभिव्यक्त करना है, तो दिलो दिमाग में बैठे कैसे, इसके लिए संगीत इसका एक अच्छा माध्यम है। मन को चेंज करने के लिए बहुत सारे वक्तव्य हो सकते हैं, भाषण हो सकते हैं, लेकिन हृदय को बदलने के लिए संगीत चाहिए। तो वो संतों ने इस चीज़ को जाना, समझा और संगीत में अपने आप को ढाला। उसी तरह से आप देखिए गीत। और इसमें संग को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, गीत। आज की आवश्यकता है कि गीत की रचना अच्छी हो, गीत में एक ऐसा थीम हो, उद्देश्य हो जो आत्म कल्याण के लिए हो, समाज कल्याण के लिए हो, राष्ट्र कल्याण के लिए हो, विश्व कल्याण के लिए हो। क्योंकि संगीत में तो शक्ति है, लेकिन गीत की रचना, गीत का जो गद्य है, उसके जो साहित्य हैं, अगर अच्छे हैं, अच्छी दिशा की ओर है, तो वास्तव में वो संगीत आत्मा से परमात्मा को मिला देता है। तो आज आप इस संगीत को हारमोनियम के साथ कैसे गाएंगे ताकि और भी बेहतर लगे सुनने में, आपको गाने में अच्छा लगे, लोगों को भी अच्छा लगे। तो संगीत का स्वरूप यही है जिसमें गायन भी हो, वादन भी हो, वादन इंस्ट्रूमेंट, और
लय के साथ अगर गा रहे हैं, अभिव्यक्ति के साथ, भावों के साथ गा रहे हैं, तो वास्तव में संगीत जो भगवान शंकर भी संगीत को अपनाए, आप देख रहे हैं डमरू को, है वो भी नृत्य के जानकार थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी अधरों पर बांसुरी लगाए रहते हैं, माँ सरस्वती अपनी गोद में वीणा को रखे रहते हैं। तो हम आप भी इस संगीत की सही दिशा को समझें, संगीत को अपनाएं और संगीत को और लोकप्रिय बनाने के लिए और भी बेहतर, अपने आप को भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे, तो एक सबसे अच्छा माध्यम जो स्वरों को हम कैसे व्यवस्थित करें। शास्त्रीय संगीत में क्या होता, संगीत के दो स्वरूप होते हैं, एक शास्त्रीय संगीत और एक भाव संगीत। तो शास्त्रीय संगीत में तो सुर और लय की प्रधानता होती है, लेकिन भाव संगीत में शब्द और भाव की प्रधानता होती है। तो लाइट म्यूजिक के लिए, भाव संगीत के लिए आप क्या करेंगे कि हारमोनियम का अगर प्रयोग करते हैं तो इसमें ज़्यादा शास्त्रीय संगीत की तरह इसके ग्रामर, व्याकरण नहीं होते। इसलिए अब आपको अभिव्यक्ति देना है, आप अपनी भावों को अभिव्यक्त करना है, तो सहज माध्यम से, सुरीले ढंग से, व्यवस्थित ढंग से अगर कहना चाह रहे हैं तो हारमोनियम का सहारा अगर ले लें तो वास्तव में आप संगीत को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। संगीत में खुद को आनंद दे सकते हैं और दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हारमोनियम के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि हारमोनियम क्या है, कैसे है। आप देखेंगे, मैं स्लाइड के द्वारा मैं चाहूँगा कि आपको और सहज रूप से समझा पाऊँ। हारमोनियम एक वाद्य यंत्र है जिसमें वायु प्रवाह किया जाता है। आप देख रहे हैं हारमोनियम में ये धम्मन यहाँ भी है और नीचे में भी धम्मन रहता है। तो इसमें पूरे इसके सबके अलग अलग नाम हैं। हाँ, तो ये हारमोनियम आप देखेंगे स्लाइड में, आप समझेंगे। हारमोनियम का आविष्कार यूरोप में किया गया था और 19वीं सदी के बीच में इसे कुछ फ्रांसीसी लोग भारत पाकिस्तान क्षेत्र में लाए, जहाँ पर ये सीखने के लिए आसानी से इसका प्रयोग करने लगे। अब भाइयों बहनों, हारमोनियम क्यों प्रयोग किए? इसलिए प्रयोग किए कि जब आप गाते हैं तो एक आपके पास हो सकता है कि स्वर उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन हारमोनियम के साथ आप गाएंगे तो स्वर आपको हेल्प करेगा कि आप इस दिशा में चलें। आरोही अवरोही क्रम होता है, उस दिशा में अपने स्वरों को ले जाएंगे। इसलिए एक मामूली जो उतने संगीत के अच्छे साधक नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि हम संगीत से जुड़े रहें, तो एक संगीत के रूप में उसका एक साथी हो जाता है। हारमोनियम बैसाखी का काम करता है, जिसको कोई अगर भजन गाना है, कोई गीत गाना है तो उसको सुविधा हो जाती है, सहूलियत भी हो जाती है। लेकिन इसके लिए भी क्या चाहिए? कुछ स्वर का ज्ञान तो चाहिए, स्वर का ज्ञान चाहिए। तो इसी क्रम में हारमोनियम के बारे में आप जानेंगे। हारमोनियम के बारे में इसकी बनावट क्या है, आप स्लाइड के सहारे आप देखें। इसको धम्मन बोलते हैं। इसको आप देखेंगे कि हारमोनियम है और उसके आगे में 4-5 जो लगे हुए हैं लेयर जैसा, वो क्या है? वो धम्मन है। जैसे सपोज दैट ये देखिए हारमोनियम आपके सामने है, इसको हम क्या कहते हैं? धम्मन कहते हैं। धम्मन, धौंकनी, धौंकनी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बाहर की हवा अंदर जाती है और हवा जाकर के फिर अंदर में भी एक धम्मन होता है, हारमोनियम के अंदर भी धम्मन, और इसके साथ रीड्स जोड़े हुए होते हैं, पीतल की रीड, उसमें हवा जाती है। फिर उसके बाद रीड रहता है, एक काली पटरी और एक सफ़ेद पटरी। तो इसके सहारे जब हम बजाते हैं तो वो पटरी की जो ये रीड्स होते हैं वो खुलती है और वो हवा स्वरों के रूप में आता है और विभिन्न प्रकार के स्वर निकलते हैं। तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि ये हारमोनियम जो है, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे धौंकनी, लेकिन कहीं कहीं इसको धम्मन भी बोलते हैं। तो मैंने बताया कि बाहरी धौंकनी है और एक अंदर होती है धौंकनी, धम्मन। वो है एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। हारमोनियम में अब देखिए ये जो है इसको कहते हैं सप्तक। तो सप्तक के पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसमें स्वर के भेद क्या हैं। स्वर है क्या और फिर स्वर के भेद क्या हैं। स्वर को जानने के लिए जैसे हमने सा इसको माना है, सा, तो सा रे ग म प ध नी सा। तो ये जो स्वर है इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जैसे सरज है और पंचम है, सा और प है, तो सा और प ये अचल स्वर है, इसका कोई दूसरा स्वर नहीं होता है, दूसरा स्वर नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अचल स्वर। और इसमें रे ग ध नी
आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे सा है, रे है, ग, म, प, ध, नी। तो मैंने क्या कहा, ये सा हो गया अचल, अचल स्वर हो गया। और प क्या हो गया, अचल। और रे एक शुद्ध रे भी है और इसका एक कोमल रे भी होता है। तो ये क्या हो गया, अचल स्वर हो गया एक, और रे हो गया दो, एक शुद्ध रे और एक कोमल रे। ग क्या हो गया, एक शुद्ध ग और एक कोमल ग। अब म भी दो हो जाता है, एक शुद्ध म और एक तीव्र म। अचल तो एक होता है बस। और ध क्या होता है, दो हो जाएगा, ये भी एक कोमल ध और एक शुद्ध ध। नी भी क्या हो जाएगा, एक कोमल नी और एक शुद्ध नी। तो क्या हो गया, अचल एक हो गया, एक अचल स्वर एक, और फिर पंचम है एक अचल, तो एक प्लस एक बराबर दो। तो ये दो क्या हो गया, अचल स्वर। अब चल स्वर मतलब जिस स्वर को हम कोमल या तीव्र बना सकते हैं वो कहलाता है चल स्वर। अब शब्द से ही समझ सकते हैं चलने वाला, और अचल मतलब नहीं चलने वाला। तो जो स्वर को बदला जा सकता है वो हो गया चल स्वर, जो क्या क्या है, रे है, ग है, म है, ध है और नी है। थोड़ी सी आपको समझने की आवश्यकता है, बाकी इतना इजी है कि आप जल्द से जल्द आप हारमोनियम में आप इसको बजा करके गाना सीख सकते हैं। अब देखिए, ये अचल हो गया स्वर, और ये रे है दो, तो दो हो जाएगा चल स्वर। चल स्वर कितने हो गए, तो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, सब मिला करके 10। तो अचल स्वर हो गए दो, चल स्वर हो गए 12, सब मिला करके हो गए 12 स्वर। अब 12 स्वरों का ही खेल है, 12 स्वर। इसलिए हारमोनियम जो बनाया जाता है, 3 सप्तक का अगर बनाया जाता है तो 12 तिहाई 36, 12 गुणित 3 मतलब 12 तिहाई 36। हाँ, अब देखिए साइड में आप देख सकते हैं, हारमोनियम में 3 सप्तक बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि 3 सप्तक में हम मंद्र भी दिखा रहे हैं, मध्य भी दिखा रहे हैं और तार भी दिखा रहे हैं। तो ये 12 स्वरों की श्रृंखला में जो शुद्ध स्वर है, शुद्ध स्वर क्या हो गया, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तो कितना हो गया, 7। तो 7 शुद्ध स्वरों की रचना को हम क्या कहेंगे, सप्तक कहेंगे। अब 7 स्वरों का प्रयोग करेंगे तो सप्तक हो गया, सप्त मतलब 7। अब इसी में अगर हम रे कोमल लें, ग कोमल लें और 7 स्वर ले लें तो उसको भी सप्तक बोल सकते हैं, लेकिन 7 स्वर। लेकिन एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं, जिसमें अचल स्वर भी और चल स्वर भी गिना जा सके, तो 12 स्वर कहेंगे। लेकिन 7 सप्तक में शुद्ध स्वर कितने हैं, एक कुल सप्तक में, तो 12 स्वरों में अगर आप गिनेंगे तो 7 ही शुद्ध स्वर मिलेगा। तो ये शुद्ध स्वर जो हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, 7 स्वरों को हम क्या कह देंगे, सप्तक। अब देखिए, थोड़ी सी आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे चल स्वर आपने समझा, अचल स्वर आपने समझा, आप कितना कोमल है, कितना तीव्र है। इसमें एक होता है शुद्ध स्वर, शुद्ध स्वर, एक होता है कोमल स्वर, कोमल स्वर हो गया, और फिर हो गया तीव्र स्वर, तीव्र स्वर। तो शुद्ध स्वर कितने हो गए, सा, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये हो गया 7 मैंने कहा है, 7 शुद्ध स्वरों की रचना को सप्तक। अब 7 हो गया। अब कोमल स्वर 4 होता है, कौन कौन, रे का बना कोमल स्वर, ग का बना, फिर ध का बना, फिर नी का बना, 2 स्वर बनता है इसका, ठीक है ना। आप देखिए, आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये पूरा शुद्ध स्वर आपका आप दिया गया, सा, रे, ग, म, प, ध, नी को ही शुद्ध स्वर कहा जाता है। कोमल स्वर क्या क्या हो गया, रे, ग, डॉट डॉट मतलब रे, ग, ध, नी, 4,
और तीव्र स्वर क्या हो गया? एक ही है वो बेचारा, उसका नाम है म। तो म का क्या है? कितने स्वर हो गए? म में कितने हैं? तो एक ही म है जिसका दूसरा स्वर बनता है तीव्र म। तो ये हो गया 1। तो 7 4 11, 1 12। तो कुल कितने स्वर हो गए? 12। 12 स्वरों के अंदर ही दुनिया में जितनी भी जो धुन बनाए जाते हैं, संगीत बनाए जाते हैं, तर्ज बनाए जाते हैं, 12 स्वरों की श्रृंखला का ही एक परिणाम है। तो इसको हमें जानना है, शुद्ध स्वर क्या है, कोमल स्वर क्या है और तीव्र स्वर क्या है। बस इसकी दुनिया इतनी है। इसके सहारे आप चाहें तो आप समझ सकते हैं हारमोनियम में कि शुद्ध स्वर क्या है, कोमल स्वर क्या है, तीव्र स्वर क्या है। अब आप स्लाइड में फिर से देखेंगे, जैसे हारमोनियम में 3 सप्तक दिखाए गए हैं, आप अब इसको भली भांति देख सकते हैं। तो जहां आपने सा माना है, बीच में अगर आपने सा माना है, तो वो जहां पर सा हुआ उसके लेफ्ट साइड वाला 12 स्वर क्या हो जाएगा? मंद्र सप्तक हो जाएगा। जहां आपने सा माना है वहां से 12 स्वरों तक हो जाएगा मध्य सप्तक। और जहां पर 12 स्वर मध्य सप्तक का समाप्त हो रहा है, उसके बाद का दाईं ओर जितना भी रिड्स है, जितना भी पर्दा है, वो काली हो या नीली हो या उजली हो, 2 ही तरह को हम इसको रंग से जान सकते हैं, सफ़ेद पटरी और काली पटरी, व्हाइट रीड और ब्लैक रीड। आप हारमोनियम में देखिए, ये हो गया व्हाइट रीड और ऊपर वाला हो गया ब्लैक रीड। आखिर किसी भी रंग का मेकर क्यों नहीं बना दे, लेकिन हम जानेंगे कि व्हाइट रीड और ब्लैक रीड। तो अब इस सप्तक आप समझ गए कि जहां हमने सा माना है उसके ठीक दाईं ओर 12 स्वर मध्य सप्तक हो गया। फिर जहां पर समाप्त हो रहा है मध्य सप्तक, उसके ठीक दाईं ओर वाला जितना भी है, इसके बाद वाला सब क्या हो गया? तार सप्तक। तार मतलब जो ऊंचा हो, तार का पेड़ आपने देखा होगा, नीचे नहीं होता है, बहुत लंबा होता है। मतलब आप याद रखेंगे कि तार सप्तक का स्वर ऊंचा होता है और उसकी आवाज कैसी होती है? तीखी होती है, ये ध्यान रखेंगे। मध्य मतलब बीच का, तो इसकी आवाज न उतनी मोटी होती है, न गंभीर होती है, न ऊंची होती है, न तीखी होती है, बीच का स्वर रहता है। सुनिए, आपका मध्य का स्वर लगेगा, बीच का स्वर सुनने में आएगा। और जहां आपने सा माना है, सा से ठीक लेफ्ट साइड वाला जो 12 स्वर है उसको मंद्र सप्तक बोलते हैं। तो मंद्र सप्तक बोलते हैं, या जैसे आपने सा माना तो ठीक इसके बाईं ओर वाला मंद्र सप्तक। तो एक सप्तक में कुल कितने? 7, और सब में मिला देंगे शुद्ध कोमल तीव्र तो 12 हो जाएगा। तो 1 12 फिर 12 फिर 12, 12 3 36। हाँ, एक इंटरनेशनल सा व्हाइट रीड दी जाती है सभी हारमोनियम में। तो 37 पटरी का एक हारमोनियम बनता है, और इसको बोलते हैं 3 सप्तक का। अगर 3.25 सप्तक का हारमोनियम बनाया जाता है तो उसमें 39 रहता है, 37 नहीं, उसमें 39 39 पटरी होता है। 3.5 सप्तक का अगर बनाया जाता है तो उसमें 42 रीड्स होते हैं। तो 3 प्रकार का ही हारमोनियम बनता है प्रायः, 37, 39 और 42। कीबोर्ड में तो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन हारमोनियम में इतने ही रीड्स होते हैं। आप देखेंगे, इसको गिनेंगे तो समझेंगे कि किस प्रकार होता है। तो ये सप्तक हो गया। लेकिन आपके पास अगर स्वरलिपि रखा हुआ है, आप कैसे समझेंगे कि सा कौन सा है, रे कौन सा है, कौन सा सप्तक का है? तो आप इसके लिए आप ये जानें कि मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं होता है। मध्य सप्तक के जो स्वर होते हैं, मध्य सप्तक के स्वर के नीचे कोई चिन्ह नहीं, कोई चिन्ह नहीं। जैसे हमने कहा ग बजाना है हारमोनियम में, तो ग आप कैसे बजाएंगे? आप देखेंगे हारमोनियम में सा रे ग, ये हो जाएगा मध्य सप्तक का, क्योंकि हमने कुछ नहीं केवल बोला मध्य सप्तक का, तो ग ये हो गया। अगर हमने कहा कि तार सप्तक का ग, तो स्वरलिपि में पढ़ने और लिखने के लिए इसका पहचान चिन्ह है तार सप्तक का। देखिए, तार सप्तक, तो इसका पहचान चिन्ह है ग लिख दिए, या कोई भी स्वर उसके ऊपर बिंदी का चिन्ह दे दिए। किसका चिन्ह? बिंदी का चिन्ह। बिंदी, जैसे लोग चंदन लगाते हैं ललाट में, बिंदी। तो आप याद रखेंगे कि जिस स्वर के ऊपर अगर बिंदी है मतलब
ताड़ सप्तक का स्वर है। अगर जिस स्वर के ऊपर कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब मध्य सप्तक का स्वर है। जिस स्वर के नीचे, अब देखिए नीचे अगर यहाँ ग ही लिख रहे हैं और नीचे अगर बिंदी दे दिए तो ये हो गया मंद्र सप्तक का स्वर। क्या बोलेंगे? मंद्र सप्तक। हाँ, मंद्र सप्तक हो गया। तो ये बात होगी चिन्ह। तो आप चिन्ह के सहारे आप समझ जाएंगे कि सा के नीचे अगर ऊपर है तो ताड़ सप्तक, सा के नीचे अगर नीचे है तो मंद सप्तक, सा के ऊपर या नीचे कोई चिन्ह नहीं है तो मध्य सप्तक। अब सप्तक की जानकारी आपको मिल गई, लेकिन सप्तक में ये भी होता है कि ये कोमल स्वर है या तीव्र स्वर है या शुद्ध स्वर है। तो कोमल स्वर का पहचान चिन्ह है, कोमल स्वर का, अब देखिए कोमल स्वर का पहचान चिन्ह कि इसमें स्वर के नीचे मैं ब्लैक बोर्ड में इसलिए समझा रहा हूं कि इसको बार बार आप देखेंगे तो समझेंगे कि आखिर स्वर चेंज हो रहा है, चिन्ह चेंज हो रहा है तो कौन सा स्वर होगा, आप इसको समझ सकते हैं। तो स्वर के नीचे जैसे रे है, ग है, हाँ, प है, तो स्वर के नीचे इसमें अगर हम बिंदी दे दिए तो सप्तक का समझ में आया कि कौन सा सप्तक है। लेकिन सप्तक में कौन सा स्वर है? तो रे के नीचे अगर अंडरलाइन है, ग के नीचे अंडरलाइन है, नीचे अगर आरी लकीर है तो समझेंगे ये कोमल स्वर है, कोमल स्वर। बस इतनी सी। तो रे ग ध नी चार ही होता है जो कोमल स्वर बनता है, रे का, ग का, ध का और नी का। और कोमल मतलब जो शुद्ध स्वर से ठीक इसका लेफ्ट साइड में ही स्वर बनता है। ये सर्वविदित है, अकाट्य है कि जब भी कोमल स्वर बनेगा तो शुद्ध स्वर के ठीक लेफ्ट साइड में ही बनेगा। अगर गलती से आपकी फिंगर चली गई हारमोनियम में दाईं ओर तो आप समझेंगे गलत हो गया, क्योंकि कोमल स्वर शुद्ध स्वर के ठीक बाईं ओर बनेगा। अब आता है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर जब भी बनेगा तो शुद्ध स्वर के ठीक दाईं ओर बनेगा। तो दाईं ओर कौन बनता है? म। म। तो जब दाईं ओर ये तीव्र म बनेगा तो इसको बोल देंगे क्या? तीव्र म। इसका पहचान चिन्ह क्या होगा? स्वर के ऊपर खरी लकीर, डंडे जैसा लकीर। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि तीव्र म। और तीव्र म एक ही बनता है, किस स्वरों का बनता है? मध्यम का बनता है। तो आप ये समझ में आया होगा आपको कि अगर सप्तक के स्वर हैं तो कोमल स्वर है, कहाँ बनेगा और उसका पहचान चिन्ह क्या है, सप्तक का पहचान चिन्ह क्या है, स्वर का पहचान चिन्ह क्या है। अगर किताब में लिखा हुआ है, हम अगली कक्षा में बताएंगे कि स्वरलिपि पर हम कैसे गीत निकालें, तो स्वरलिपि तो आपको दे देंगे, लेकिन आप कैसे निकालेंगे ये आपको जानकारी में रखनी पड़ेगी। तो आज के लेसन को अगर आप समझे होंगे, जानकारी में रखेंगे, तो स्वरलिपि जब आप बजाएंगे उस समय आपको मदद मिलेगी, सुविधा होगी। ठीक है, इसी क्रम में आगे के क्रम में हम बतलाना चाहेंगे आपको। जैसे ये तो स्वरों की बात हुई। अब जैसे कुछ जो चीज़ आपके पास है, जो वाद्ययंत्र आपके पास है, तो उसके अंग अवयव कौन है, इसका नाम क्या है। जैसे आपके पास कोई भी चीज़ है, मोटर कार है, या उसका हैंडल क्या है, पैर में रखने वाला क्या है। तो हारमोनियम आपका वाद्य यंत्र है, तो इसके बारे में जानना होगा। अब स्लाइड में देखेंगे कि ये वेलो कहते हैं इसको, और ये रीड है, रीड। और ये स्टॉपर, नीचे में आप देखेंगे स्टॉप्स लिखा हुआ है, स्टॉपर, इससे सुर निकलता है। अगर इसमें छोटी होती है स्टॉपर तो उसको अगर हम खोलते हैं तो सुर बजने लगता है, सुर। जैसे सरज में है, सरज का, ऋषभ का, पंचम का, मध्यम का अगर सुर बना हुआ है तो उसको खोलेंगे तो आवाज़ आएगी। धमन दिए और बगैर पटरी पर, रीड पर, पर्दे पर हाथ दिए हुए आवाज़ आने लगेगी। कुछ इसमें स्टॉप्स ऐसे होते हैं जो धमन के लिए होता है कि धमन, अंदर की धमन की हवा वो खुल जाती है, इसके लिए इसको खोल देते हैं। तो ये स्टॉप हो गया। फिर आगे आप इसमें आप देखेंगे की है, की जिसको बोलते हैं चाबी। और रीड्स आपने समझा है, रीड्स कौन कौन है। ये सफ़ेद रीड हो गया और ये हो गया काली हो गया, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक रीड्स, वाइट रीड्स। तो ये हारमोनियम के भाग हो गए। और ये हैंडल, जैसे आप इसको ले जा रहे हैं तो हैंडल हो गया ये,
तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसका आप जानकारी नहीं रहेगी तो कोई चीज़ ख़राब है तो कैसे आप समझेंगे कि ये ख़राब है। तो आपको सभी इसकी पार्ट जो है, अंग अवयव, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी क्रम में आपको बताया जाएगा, जैसे इसमें हम हारमोनियम अगर हम बजा रहे हैं तो हारमोनियम बजा रहे हैं तो इसमें सावधानियां क्या बरतनी पड़ेगी, क्या है सावधानियां। तो हारमोनियम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, मतलब अगर हारमोनियम आप चाह रहे हैं कि अपने गुणों से भरपूर रहे, लंबे काल तक जल्दी ख़राब ना हो, तो इसके लिए हम किन किन बातों का अवलोकन करेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि ये जो हारमोनियम है, हारमोनियम को आप तेज़ धूप में ना रखें, जहाँ नमी है उसे ही बचा करके रखें, हाँ, ताकि अगर आप उसमें रखते हैं नमी में तो इसके ट्यून में अनट्यून होने की संभावनाएं रहेगी, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में आगे के क्रम में आप देखेंगे कि जैसे हारमोनियम है और हारमोनियम को ये इसमें इसका जैसे आप देखेंगे इसमें क्या है, एक पत्ती जैसी लगी हुई है, हैं। अब पत्ती को हम हटा करके अगर हम एक स्वर खोल दिए, जैसे ये सा का हमने खोल दिया तो ये आवाज़ आ रही है सा। अगर हम पटरी पर से फिंगर को हटा लें भी तो आवाज़ आती रहेगी। इसको कम स्वरों में निकालने के लिए थोड़ा सा हल्की इसको हटाएंगे तो आवाज़ आने लगेगी। तो इसका ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा कि आप दूसरी सावधानी से बच जाएंगे। क्या कि धम्मन दे रहे हैं और पटरी पर अगर रीड्स पर अगर हम फिंगर नहीं दे रहे हैं और धम्मन देते जा रहे हैं तो हवा जो जाएगी वो कहाँ जाएगी। अगर बैलून है, बैलून में हवा हम फूंकते जाएं और लीक होने का जगह ना रहे तो क्या हो जाएगी, दब करके फिर वो ब्रास्ट करेगी। तो हारमोनियम में इसी तरह से हवा जाती है और अगर आप हवा जाने का रास्ता नहीं खोलते हैं तो अनट्यून हो जाएगा। तो अनट्यून हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ सावधानियाँ कि आप इसके अनट्यून स्वरों के साथ अगर अभ्यास करेंगे तो हो सकता है आपकी आवाज़ में भी वो फ़र्क पड़ेगी, आवाज़ भी उसी ढंग से आपका ट्यून हो जाएगा। तो हारमोनियम के स्वरों को सजा कर रखना है, व्यवस्थित रखना है। इसके लिए हारमोनियम की सावधानियों, जो किन किन चीज़ों से ये बचाया जा सकता है, किन किन चीज़ों से गुणवत्ता इसकी जो लंबे काल तक हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए जानने की आवश्यकता है। तो जब भी हारमोनियम पर पटरी पर अगर आप उंगलियां रखते हैं तो ही धम्मन दें। धम्मन दे करके अब जैसे हवा है और छोड़ दिए तो ये हवा जाने का रास्ता नहीं मिलता है, फिर अनट्यून करता है। तो पहले पटरी पर हम फिंगर को दबाएंगे, रीड्स के सारे रीड को हम दाबेंगे। इसको पर्दे भी बोलते हैं और रीड्स भी बोलते हैं और पटरी भी बोलते हैं। तो पहले फिंगर को पटरी पर ऐसे दबाएंगे, फिर धम्मन देंगे, फिर बजाएंगे। और नहीं, अगर केवल धम्मन दिए और पटरी पर फिंगर नहीं रखे तो अनट्यून होने की बहुत कुछ संभावनाएं रहेगी। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिसको ध्यान में रखना होता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।